नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तय तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना में एक मांग उठी है कि शिक्षा, रोजगार से लेकर राजनीतिक आरक्षण पर आए बिल, और ये मांग उठाने वाली है के कविता। और वहीं पर दूसरी बात करते हैं कि पंजाब पर बड़ा फैसला करेंगे खरगे और राहुल, राजा वड़िक पर कई सवाल, हंगामा मचने वाली आई है ये रिपोर्ट। और योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट भयंकर नाराज, कहा याद है अनुच्छेद 21। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि बनाने पड़ेंगे नए मकान। और वहीं पर बात करते हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें तेजस्वी यादव की एक प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि अब हमें जो है खटारा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें अब नया मुख्यमंत्री चाहिए। और इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना कैबिनेट की बैठक यानी कि आज होने वाली है, और कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना, बीसी कोटा और एससी वर्गीकरण सहित कई मुद्दों पर बातचीत होगी। सरकार 7 और 8 मार्च को जाति जनगणना और एससी वर्गीकरण को मंजूरी देने और बीसी कोटा और एससी वर्गीकरण के कानून बनाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है। और इन सब के बीच जो है एमएलसी के कविता ने सरकार से एक नई मांग खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण की मांग और सरकार के अनुसार 46% राज्य में ओबीसी की आबादी है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार विधानसभा में 3 अलग अलग बिल पेश करे। देखिए, जैसे कविता की बात करें तो काफ़ी टाइम से इस चीज़ में लगातार अपना हमला बोल रही, दबाव सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव बना रही है। जी। उनका कहना है कि सरकार ने जो चुनाव में वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रही है। जिस तरह से वादे किए गए थे उसमें कहीं ना कहीं अभी खोट नज़र आ रही है उनके नियत में। फिर उन्होंने कहा है कि जब ये चीज़ें शुरू होंगी, मतलब एक वो हुई थी बैठक 2 फरवरी को, उसके बाद फिर अब ये उप समिति को सौंपने की रिपोर्ट सामने आई है। कि कविता ने कहा है कि आज कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हो रही है, इसलिए मैं तेलंगाना सरकार से मांग करती हूँ कि 3 अलग अलग बिल पेश करें, एक शिक्षा के लिए, एक रोजगार के लिए और एक ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के लिए। अगर ये सरकार अपनी मतलब कहा है कि अगर ये सरकार अपनी बात पर चलना चाहती तो मैं स्थानीय निकाय आरक्षण के लिए एक अलग बिल पेश करने की मांग करती हूँ, जो कि 46% है आरक्षण का है। बात यहाँ शुरू होती है। देखिए, जिस तरह से बीआरएस पार्टी भी सत्ता से बाहर है, बीआरएस से जो भी पार्टी सत्ता से बाहर होती है वो कहीं ना कहीं अपनी नज़र सरकार पे बहुत अच्छी तरह जमाए रहती है, और ज़रा सी भी अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वो उस पर हमला करते हैं। वो जाहिर सी बात है, अब मतलब अगर अपोजिशन है तो हमला करेगा। लेकिन जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि अभी तक केटीआर साहब हमला कर रहे थे, देन अभी केटीआर साहब थोड़ा सा बैक हुए और के कविता आगे आ गई। जिस तरह से हमने देखा कि जब से यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे केसीआर, उनके बारे में कहा गया है कि वो एक्टिव होकर के सामने आएंगे और जीएचएमसी के लिए उनका आना बहुत ज़रूरी है। बीआरएस से जो कैडर उसका ये कहना है। उसके बाद से केटीआर साहब थोड़ा डाउन हुए हैं और के कविता बाहर आ गई हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा खुल के बाहर आ रही हैं। और फिर जिस हिसाब से अगर हम बात करें बिल के, तो बिल 2 दिन में ये चीज़ें चलेंगी और 2 दिन में ये चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरह से इसको पेश करवाना है या इस पर क्या क्या चीज़ें करवानी है। लेकिन जिस तरह से कविता का कहना है कि मैं चाहती हूँ 3 बिल पेश हों, एक शिक्षा के लिए, एक रोजगार के लिए और एक राजनीति मतलब क्या बोलते हैं राजनीतिक आरक्षण के लिए। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस, जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं आरक्षण के लिए या फिर सर्वे के लिए, तो उसमें सारी चीज़ें ऐड होती हैं। लेकिन अब इनका अलग से कहना है और इनका ये भी कहना है कि मैं स्थानीय निकाय आरक्षण के लिए एक अलग बिल पेश करने की मांग करती हूँ, जो कि 46% है आरक्षण के लिए। ठीक है था, और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें हों साथ में तो ज़्यादा बेहतर है। ये सारी चीज़ें अगर एक साथ हो गई तो मतलब जो चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं, जिस पे हमेशा बीजेपी पे इल्ज़ाम लगता रहता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पे
गिरेंगी। और उससे अभी जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जो जो मुद्दे उठाए थे, और लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं मुद्दों पे हुआ है, ठीक है। उन मुद्दों को लोगों ने पकड़ा, SC ST जो हैं उन सब ने इन मुद्दों को पकड़ा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो उसको लेकर के अभी अगर मुहिम कोई चलाई जाए और इस मुहिम के तहत अगर काम किया जाए तो बीजेपी के लिए काफ़ी खतरा पैदा होगा। हालांकि जिस तरह से यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे SC ST जो है वो थोड़ा एक एक्सट्रीम लेवल पे मामला, लेकिन अगर फिर भी बात चलती है और बात सामने आती है, अभी 2 दिन तक इसका होना है और उस 2 दिन के बाद या उन 2 दिनों के अंदर पता चलेगा कि इसमें जो पार्टियां यहाँ पे उनका रुख क्या है। जी, वहीं पर बात करते हैं जो अभी MLC इलेक्शन हुए यासिर, उन पर 3 सीटों पर MLC इलेक्शन हुए थे जिनमें से 2 भाजपा ले गई और जो भाजपा जो लेकर गई है सीटें, उन पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने काफ़ी खुशी जताई है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी एक रुख सामने आया है। उन्होंने वहाँ के कार्यकर्ताओं को और जो नेता हैं उनको बधाई देते हुए कहा है कि तेलंगाना में कहीं ना कहीं हमारी पकड़ मजबूत होती दिख रही है। देखिए सही बात है, अभी कल भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी यहाँ पे अपने पैर पसारने की कोशिश करी, बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी को यहाँ कोई स्थानीय पार्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि बीजेपी अलायंस में आकर के काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर BRS बीजेपी के साथ जाती तो BRS कहीं ना कहीं अपने आप को ख़त्म माने, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों में अभी वो चीज़ें नहीं है कि वो बीजेपी को एक्सेप्ट करें। हाँ, कुछ एरियाज़ हैं, कल हम बात करें तो उसमें दिख के आ रहा था कुछ एरियाज़ हैं आउटर वाले जहाँ पे थोड़ा सा इनकी पकड़ मजबूत हो रही, लेकिन जो मेन एरिया है वहाँ पे पकड़ मजबूत नहीं हो रही। और जिस तरह से आपने बोला कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 MLC वो जीते, उन पे बधाई दिए, तो ये बीजेपी की नीति रही। बीजेपी आप देखिए कि जो क्या बोलते हैं अमित शाह हैं, वो जब उसके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो ज़मीनी लेवल पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते थे। कोई भी इलेक्शंस ख़त्म हो या इलेक्शन शुरू होने वाला हो, वहाँ पे जाके ज़मीनी लेवल के जो नेता होते हैं, मतलब बड़े बड़े नेताओं से तो मुलाकात करते हैं ये सब, लेकिन वो जाके ज़मीनी लेवल के नेता से मुलाकात करते थे। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और जो पार्टी का बड़ा लीडर है उसके बीच में जो एक वो होता है दूरी, वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से अब आप देखिए कि यहाँ पे जिस तरह बात की उन्होंने, लेकिन आपने नहीं देखा होगा और जो पार्टियाँ होती हैं उनमें इस तरह से चीज़ें होती हैं। आप देखिए इतने बड़े लेवल की पार्टी है, हिंदुस्तान में उसका शासन है, केंद्र में सरकार है और कई राज्यों में सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, लेकिन 2 MLC जीतते हैं और वो भी टीचर्स और ग्रेजुएट वाले, और उसमें देश के प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। तो ये आप समझ सकते हैं कितने ज़मीनी लेवल से काम करना शुरू करते हैं। अच्छा, उन सब के बीच यासिर अभी हम परसों एक खबर पढ़ रहे थे, आपने ही हमें बताया था कि इसमें कुछ अवैध फर्जी वोट भी डाले गए हैं। हाँ, इसमें एक रिपोर्ट आई थी कि काफ़ी फर्जी वोट डाले गए हैं, 8,000 के करीब। हाँ, शायद 8,000 के करीब फर्जी वोट डाले गए। ये ग्रेजुएट वाले जो इलेक्शंस होते हैं इसमें अक्सर देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां की जा रही थी, जिस तरह से बोला जा रहा था कि फर्जी वोट्स नहीं पड़ेंगे, बहुत सख्ती रहेगी ये वो, लेकिन वो चीज़ें सामने आई नहीं है। अब देखिए इतने छोटे लेवल पर जो अभी चुनाव हुआ है, MLC इलेक्शन हुआ है, उसमें फर्जी वोट डाले गए हैं। अब सोचिए जो विधानसभा लोकसभा जो चुनाव होते हैं उसमें क्या ही होता होगा, क्योंकि जो कांग्रेस ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें फर्जी वोटरों की संख्या सामने आई है, वो कहीं ना कहीं हकीकत होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए जिस तरह से कांग्रेस या अपोजिशन की बात करें, UBT खासकर ये इल्ज़ाम लगा रही है, और अभी ये चीज़ें पश्चिम बंगाल चली गई हैं, ये चीज़ें शुरू हुई हैं। हम बात करें अगर हरियाणा से ये चीज़ें गई हैं, हरियाणा से महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र से दिल्ली आई हैं, अब दिल्ली से ये चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। अभी से शुरू हो गया है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें ये नाम आ रहा है, वो नाम आ रहे, उसको लेकर के ममता सरकार भी काफ़ी परेशान है, और वो जा करके इलेक्शन कमीशनर से बात कर रही कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 36,000 या 36 लाख वोटर्स जो है उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है बार बार। जिस तरह से राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था, उसी तरह से शिवसेना UBT के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था, और इन सब चीज़ों पे जो है क्या बोलते हैं, सुप्रिया सुले भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें कही थी कि भाई जितना वोटर है उससे ज़्यादा वोटर्स अगर वोट डालेंगे तो हम कहाँ से जीत पाएंगे फिर, क्योंकि अगर जो ज़्यादा वोटर्स वोट डाल रहे हैं वो कहाँ जाएगा वोट, वो फिर उसी के साथ जाएगा जो इंसान जीतना चाह रहा है वहाँ पे।
जिसकी सरकार वहाँ बनना चाह रही है जी। क्योंकि इतनी अनियमितताएं जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर चीज़ में अमेरिका की बड़ाई करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ही है कि अब जो है ईवीएम जो है कोई मशीन से इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए आपके बैलेट पेपर से। और जिस तरह से अपोजिशन का ये कहना है कि हम बैलेट पेपर से वोट कराना क्या बोलते हैं इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो अब इस पे सीरियस होना चाहिए चीज़ों को। जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन पे आप सीरियस हो रहे हैं, उसी तरह से एक इस पे भी आप सीरियस होइए कि भाई ठीक है, अगर अपोजिशन की इतनी मांग है तो हम एक बार इसको करा के देख लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी, वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें ईवीएम से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें वो डब्बा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गिनती में समय लगता है, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक बार आप क्यों नहीं करा के देख सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो बात करते हैं पंजाब में जब से ये कांग्रेस की जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तब से कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, और ये कलह जो है कहीं ना ये जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए एक मुसीबत का सबब बनते जा रही है। और इन सारी चीज़ों के बीच जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और वहीं पर जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी थी, जो रिपोर्ट अब सौंपी गई है, और कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के सामने आने से कई सारी चीज़ें सामने आएंगी, जिससे कई सारे नेताओं के लिए तूफान खड़ा हो सकता है। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पंजाब में जब हम लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहे थे, उसमें इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। पंजाब में चूंकि कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी से, पंजाब क्या दिल्ली में भी नुकसान हुआ है जी, लेकिन पंजाब का हालाल का नुकसान है तो ज़्यादा याद रहता है। पंजाब के लीडर्स का ये कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी देखिए आपकी पंजाब में जाकर के सरकार बनाती है, और वहाँ पे कांग्रेस, देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले अगर नोटिस करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने वहाँ अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आई है। चाहे वो गुजरात इलेक्शन हो, चाहे वो हरियाणा इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब इलेक्शन हो। पंजाब इलेक्शंस में आपकी चल गई, आपका सिक्का चल गया और आपने वहाँ सरकार बना ली, और अब कहीं ना कहीं आपके लिए वो कहीं ना कहीं परेशानी बनता जा रहा है, क्योंकि आप सरकार चला नहीं पा रहे पंजाब में। दूसरी चीज़ ये है कि पंजाब में कांग्रेस में भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है। उसी वजह से बोला जा रहा था कि शायद जो अभी जो इलेक्शंस हुआ था उसमें एक तो आप रही था वहाँ पे, आपकी वजह से आ रहे हैं, लेकिन दूसरा ये था कि आप अपनी वजह से भी आ रहे। सिद्धू में जो कमेंट्री करते हैं क्रिकेटर सिद्धू, और जो वहाँ के वो थे पंजाब के लीडर एक बड़े, उन दोनों में बहुत कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से चन्नी को, जब वो हटे तो चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने में सिद्धू का बड़ा रोल था। उसके बाद फिर सिद्धू कहीं ना कहीं साइड हो गए, क्योंकि उनको लगने लगा कि अब यहाँ पे हमारी इज्जत नहीं हो रही है, क्योंकि एक बड़ा लीडर है और उसकी जो पहचान है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद उन्होंने कमेंट्री करनी शुरू की, तो एक इंसान की अपनी इमेज होती है। वो एक क्या बोलते हैं वो कर रहे थे, धरना दे रहे थे, वहाँ पे कुछ बयान दे रहे थे, तो इनके कोई और पार्टी जो लीडर है उन्होंने आकर के वहाँ पे कुछ और बोलना शुरू कर दिया, तो उस दिन के बाद सिद्धू नज़र नहीं आया। हालांकि वो इंटरनली कांग्रेस में अभी भी है, वो जब कब ट्वीट के ज़रिए से, अपने ट्विटर के ज़रिए से चीज़ें बताते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वहाँ पे सबको जो है ये लगता है कि अगला इंसान जो है वो हमारे साथ, वो हमारी इस पार्टी के साथ धोखा दे रहा है, हर दूसरे इंसान को यही लगता है। इसी को लेकर के अब कुछ रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसको लेकर के कहा गया है कि पंजाब कांग्रेस को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल को रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये जो रिपोर्ट सौंपी गई इससे सियासी हलचल मचना तय है। ये रिपोर्ट पंजाब कांग्रेस में भूचाल ला सकती है। रिपोर्ट मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान अब नए नवेले प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल के साथ बैठक कर कई फैसले ले सकता है। इस रिपोर्ट में सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह उर्फ राजा वड़िक की कार्यशैली पर गंभीर आरोप रहे हैं, क्योंकि राजा वड़िक के बारे में बोला जाता है कि उनकी कुछ लीडर्स है जो पंजाब के हैं उनसे नहीं बन रही है, और वो अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाह रहे हैं, वो अपने हिसाब से सारे काम करना चाह रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पे जो है भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उनको वहाँ क्या बोलते हैं महासचिव, प्रभारी महासचिव बना के भेजा गया था कि वहाँ पे जाके आप चीज़ों को सब देखें। लेकिन अब उनके हाथ से भी मामला निकल रहे हैं, क्योंकि अब एक बाहर का इंसान जाकर के आपको कितना समझा सकता है, ठीक है, और फिर प्रॉब्लम लैंग्वेज की भी आ जाती है। खैर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसको लेकर के
जब रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद क्या उसका रिजल्ट आएगा ये देखना अहम होगा। और किस तरह से आप ये देखिए कि वहाँ पे पंजाब में इस वक्त किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पंजाब गवर्नमेंट घिरी हुई है। भगवत मान को लेकर के अब वो जितना कह लें कि हम सबके लिए हैं, हम सबकी बात सुनेंगे, लेकिन ले दे के कहीं ना कहीं आप घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपने जो काम किया, आपने परसों एक बैठक की, बैठक से आप उठ के चले गए, फिर आकर के आपने उसके अगले दिन बोला कि मैं सबके लिए हूँ, मैं नर्म हो तो क्या हुआ, मैं आप पे एक्शन भी ले सकता हूँ। देन फिर जब आप उठ के गए थे उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही आपने कुछ लोगों के घरों पे दबिश दी है। ये भी बोला जा रहा है कि वो लोग प्रोटेस्ट में जाने वाले थे, जो उनका धरना स्थल था वहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन उन पे दबिश दे दी गई। अब कल जो वो प्रोटेस्ट करने निकले थे तो उनको मेन सिटी में आने से रोका गया। ये सारी चीज़ें चली। तो पंजाब में ले दे के अभी कहा यह जाए तो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं पंजाब में, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी को लेकर के एक चीज़ और सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी कुछ एमएलए जो हैं वो टूटने वाले हैं, और वो टूट करके कुछ बिखरेंगे बीजेपी की तरफ, वो कुछ बिखरेंगे कांग्रेस की तरफ। और ये मतलब ये एक लीडर ने नहीं, ये कई अपोजिशन लीडर्स हैं जिन्होंने बात कही। कांग्रेस ने ही ये दावा किया था कि शायद 38 या 48 जो एमएलए हैं वो भाजपा में चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया था मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ। जी जी। वहीं पर बात करते हैं यूपी की, तो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जब से उनकी सरकार आई है तब से देखा गया है कि यूपी में जो भी अवैध निर्माण है या वैध निर्माण है, खासकर मुसलमानों के घर है, मुसलमानों की दुकानें हैं, उनको किसी न किसी तरह से घसीट कर उनके घरों पर, उनके दुकानों पर, उनके मकानों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बयान सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त कार्रवाई करते हुए कहा था कि यूपी में जिस तरह से बुलडोज़र एक्शन हो रहा है वो बुलडोज़र एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अवैध है। ये अगर वैध वहाँ पर, अगर अवैध निर्माण है वहाँ पर और वहाँ पर अगर आप बुलडोज़र चला रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन जहाँ पर वैध निर्माण है वहाँ पर आप बुलडोज़र नहीं चला सकते। इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी बुलडोज़र एक्शन अभी भी चालू है। प्रयागराज में कुछ घर मकान तोड़े गए थे, उनको लेकर एक जो सुप्रीम कोर्ट की एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आपने जिस तरह से वहाँ पर अवैध निर्माण को हटाया है, बुलडोज़र से तोड़ा है, आपको उसकी कहीं ना कहीं भरपाई करनी पड़ेगी। देखिए, प्रयागराज में जो बात चल रही थी, प्रयागराज में विकास प्राधिकरण ने यूपी में अतीक अहमद के करीबी बिल्डर्स और प्लाटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। पीडीए की टीम ने बुलडोज़र चलाकर 18 बीघा से ज़्यादा ज़मीन को खाली कराया। जिन बिल्डर के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है वो अतीक अहमद के करीबी बताया जा रहा है। ये सारे मामला वहाँ से शुरू हो रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनको बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना जाता है, आपने कल भी उनकी जो भाषा शैली उसको देखा होगा। जब जो है अबू आसिम आज़मी की बात आई थी तो उनकी भाषा शैली जो है वो कहीं से भी लगती नहीं कि वो एक मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। और फिर आप मुख्यमंत्री होकर के आप सबके लिए मुख्यमंत्री, आप सिर्फ एक तबके के लिए, सिर्फ साधु संतों के लिए मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरी बात ये कि आप जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगा दिया है कि आप कार्रवाई नहीं कर सकते, फिर भी आप कोई ना कोई ऐसी चाबी घुमा करके, कोई ऐसा लॉजिक निकाल करके आप बुलडोजर चला देते, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को और सख्त होना है। अभी आपने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जो है उनको रहने का ठिकाना दें, यानी उन्हें नया घर बनवा के दें। भाई ये काम काफ़ी समय से चल रहा है और ये काम उत्तर प्रदेश में ही नहीं चला, ये उत्तर प्रदेश से ले करके मध्य प्रदेश में भी गया। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा लेवल पे काम कर रहा है, राजस्थान में भी हुआ। हाँ, और एक तरफ जो है हम बात करते हैं अगर योगी आदित्यनाथ की, तो उनको बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना जाता है। वहीं पे जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनको बुलडोज़र मामा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने भी बहुत बुलडोज़र चला। और अभी जो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने भी बहुत बुलडोज़र चलाए हैं। काफ़ी लोगों के घर जो है वो बर्बाद किए गए। हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ एनकाउंटर कर देना या बुलडोज़र चला देना नहीं होता। कुछ चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं, सज़ा भी मिलती है। आप सज़ा दीजिए। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि भाई बुलडोज़र आप क्यों चला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को
योगी आदित्यनाथ पे एक्शन लेना चाहिए कि भाई जब एक बार हमने कह दिया है ये चीजें नहीं होनी चाहिए तो आप क्यों कर रहे हैं? आप क्या अदालत से बड़े हैं? अदालत में जो चीजें आ रही हैं हम उसे देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो हम अदालत बंद करके चले जाएं, फिर जी हमारा कोई काम ही नहीं है। भाई आप बुलडोजर चला रहे हैं, आपने अतीक अहमद को जिसने मारा तो उसके घर पे बुलडोजर चलाया क्या? नहीं चलाया आप तक। बिल्कुल। आपने जो लड़के अभी जो लोग कुंभ में वीडियोस बना करके उल्टी सीधी वो भेज रहे थे इधर उधर पैसे लेकर के, उनके घर पे बुलडोजर चलाए क्या? नहीं चलाया। यही चीजें अगर खुदा न खास्ता किसी और मजहब के लोगों ने कर दी होती तो अब तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। जिस तरह से अभी चल रहा है उनको लेकर के, अबू हाशिम आजमी को लेकर के, उन्होंने बस इतना कहा था कि उस वक्त जीडीपी जो है वो बहुत बेहतर थी, और जब ये थे तो हमारा जो कब्जा था वो कंधार तक था, अखंड भारत की अगर हम बात करें तो। और बस इस बात पे उनको ये लगा कि तारीफ हो रही है। हालांकि उस इंसान ने अपने वर्ड वापस ले लिए, उसने कहा कि मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन फिर भी उन पे ये एक्शन हुआ। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो वहाँ खड़े हो करके और ये उस लहजे में बात कर रहे हैं जैसे क्या बोलते हैं, गली का टपोरी इंसान बात कर रहा होता, छोटा मोटा लीडर बात कर रहा होता। तो ये हमारी एक सीनियर जनरेशन जो इनको योगी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं आदित्यनाथ। योगी जो होते हैं वो साधु संत होते हैं और वो उसी में रहते हैं, उनको बात करने की भी तमीज़ होती है और वो इन सब चीज़ों से बाहर होते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए कि एक मुख्यमंत्री होकर के एक सिर्फ एक धर्म के खिलाफ जो चीज़ें चलनी चाहिए वो सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं, माइक हटाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो चलाई जा रही हैं सिर्फ एक धर्म को परेशान करना। उसके अलावा आप देखिए कि हम लोगों ने शायद कल भी बात की थी इस पर कि जब कांवड़ जाते हैं तो 1 महीने के लिए रोड ब्लॉक किया जाता है, लेकिन अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहे होते हैं तो 20 मिनट में जो है सबको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आप ये भी देखिए कि आगे आने वाली होली है और होली में आप देखेंगे तो रोड पे रंग फेंका जा रहा होता है खूब, मतलब उस वक्त कोई भी सफाई का स्वच्छ भारत अभियान सब गया होगा साइड में। ठीक है, उसी तरह दीपावली पे पटाखे जल रहे होते हैं, स्वच्छ भारत अभियान गया साइड में। लेकिन वहीं जब बकरीद आती तो ये कहा जाता है कि आप लोग जो भी काम करें अपने घर में करें, घर के बाहर कूड़ा ना फेंकें। हम लोगों में, मुसलमानों में सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम लोग वो जो चीज़ें अपने धर्म से रिलेटेड होती है, अपने मज़हब से रिलेटेड होती है, उनको घर से बाहर नहीं करते हैं। लेकिन आप अब अगर हर चीज़ के लिए टॉर्चर करेंगे तो फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हो कहते हैं तुम जब करें तो हम क्यों ना करें, उसमें फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। तो इसलिए जब आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री तो आपको सबको एक ही चश्मे से देखना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, डजेंट मैटर। लेकिन आपने वो चश्मा नहीं पहना हुआ, आप सिर्फ एक चश्मा पहन करके एक ही क्या बोलते तबके को देख रहे हैं और उस तबके के लिए आप जो भी करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, क्योंकि आपके नाम में योगी लगा हुआ है। काम का तो नहीं पता, नाम में योगी लगा हुआ और आप उस नाम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि 2 लोग जो ऊपर बैठे हैं वो आपको पूरा होने देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब से इस पर जो एक्शन आया था, बुलडोज़र एक्शन पर एक जो प्रक्रिया है, उन्होंने कहा था कि इस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी जगहों पर बुलडोज़र चलाया गया। हमने संभल में भी देखा कि एक जो नया मकान बनाया था एक लेडी ने, उनके मकान को अवैध बताकर तोड़ दिया गया। हालांकि वो लेडी का वीडियो सामने आया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास पूरे कागजात हैं, फिर भी हमारा मकान तोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी घटना सामने आई है अभी कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति को रेप के केस में उनको अंदर किया गया, वो भी मुस्लिम व्यक्ति थे। कुछ टाइम के बाद अब उनको रिहा किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए हैं, और फिर भी उनके मकान को उस टाइम पर तोड़ा गया था। अब बना के देंगे क्या उनका मकान? अब उनके मकान बना के देंगे। लखनऊ में भी हमने देखा है कि लखनऊ से सटे हुए कुछ इलाकों में बुलडोजर एक्शन हुआ था, वहां पर हिंदू मुसलमान सबके मकान तोड़े गए थे, सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, वहां पर हिंदू भी थे जिसके मकान तोड़े गए थे। अब यही प्रक्रिया जो है दिल्ली में भी अपनाई जा रही है। दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से वहां पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनके मकानों पर, उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ, मुझे तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बोलता है, अगर उसको कोई एक्शन लेना रहता तो फौरी तौर पर वो सारी चीज़ें
मानी जाती हैं, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह से बोला जा रहा है कि आप एक्शन, इन सारी चीज़ों पर एक्शन ना लें, फिर भी उनके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट की बात को नकार रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हिम्मत कहाँ से आती है उनमें? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को इस पे मैंने पहले ही बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे सख्त होना चाहिए और अपने जो भी वो हैं इस पे कानून, उनको राज्य सरकारों पे आयद करना चाहिए कि आप इस तरह से काम नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो हम आप पे एक्शन लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, अभी कुछ समय से ये नज़र आ रहा है कि जो हमारी न्यायपालिका है उस पे उस पे इल्ज़ाम ये लगता रहा है कि वो सरकार के हिसाब से काम कर रही है। तो आप ये कह नहीं सकती हैं कि वो मतलब इस तरह के एक्शन ले सकती है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।